जेनरो डेंटिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को इस आशा से शुरू किया गया है कि फ्रेश डेंटल ग्रेजुएट्स को जनरल डेंटल प्रैक्टिस का बेसिक ज्ञान दिया जाए, उनको डेंटिस्ट्री की तरफ उत्साहित किया जाए तथा इस चैनल का यह भी प्रयास रहेगा कि यह जो लोग पहले ही डेंटल प्रैक्टिस में हैं उनको भी रिफ़्रेश करें। BDCC हेल्थ एजुकेशन सेल लुधियाना लगभग पिछले 20 साल से फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक कोर्स करवा रहा है जिसका नाम है एथिकल जनरल प्रैक्टिस प्रोग्राम। लगभग 50 से भी ज़्यादा बैचेस इस कोर्स को अटेंड कर चुके हैं तथा एक सफल डेंटिस्ट के रूप में अपने अपने शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज से जेनरो डेंटिस्ट्री में हम जो वीडियोस शामिल कर रहे हैं उसी कोर्स की क्लासेस में से लिए गए कंसेप्ट्स के ऊपर आधारित हैं। तो चलिए आपको आज जेनरो डेंटिस्ट्री के पहले लेसन की ओर ले चलते हैं। पहला लेसन कंपोजिट फिलिंग्स के ऊपर है। इससे पहले कि मैं ये पहला लेसन शुरू करूं, मैं युवा डेंटल सर्जन्स को एक अपना संदेश देना चाहता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों, पहले आपको डेंटिस्ट्री के प्यार में पढ़ना होगा। जब आप डेंटिस्ट्री को प्यार करने लगेंगे और उसके बाद आप डेंटल प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको डेंटल प्रैक्टिस का एक जो आनंद आएगा वो एक अलग तरह का होगा। आपको डेंटिस्ट्री इसलिए नहीं प्रैक्टिस करनी कि आपको कोई मजबूरी है, बल्कि आपको डेंटिस्ट्री इसलिए प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप डेंटिस्ट्री को प्यार करते हो। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, जो कंपोजिट की एज ए फिलिंग मटेरियल कहानी है वो 1940 से शुरू होती है। 1940 का एक ऐसा दौर था जब डेंटिस्ट्री में एक्रेलिक्स को फिलिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया गया और इनको बड़ा अच्छा भी समझा गया क्योंकि ये टूथ कलर्ड फिलिंग थी। ये एक तरह का एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आगाज़ था। लेकिन जब इन मटेरियल्स की यूज़ आम तौर पर होने लगी तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी हमारे सामने आए। एक्रेलिक्स जो था उसमें ह्यूज पॉलीमेराइजेशन श्रिंकेज देखी गई, रिकरेंट केरीज देखी गई, हाइपर सेंसिटिविटी देखी गई तथा इन फिलिंग्स का जल्दी फेलियर होना देखा गया। तो लगभग तकरीबन 10-15 सालों में जो एक्रेलिक एज ए फिलिंग मटेरियल था वो डेंटिस्ट्री से अलोप होने लगा। एक्रेलिक्स की माइक्रो लीकेज तथा दांतों में दोबारा रिकरेंट केरीज ऐसे भयानक साइड इफ़ेक्ट थे जिनके कारण जो डेंटल सर्जन थे उनका झुकाव फिर दोबारा सिल्वर अमलगम की ओर बढ़ा। फिर दौर आया 1962 के करीब जब डॉक्टर RL बोवन ने एक्रेलिक रीजन मैट्रिक्स में फिलर्स ऐड करने का सुझाव दिया। फिलर की एडिशन ने जहां एक्रेलिक रीजन को स्ट्रेंथ दी, रिजिडिटी दी, हार्डनेस दी, वहां पर इसमें जो पॉलीमेराइजेशन श्रिंकेज थी वो भी काफ़ी मात्रा में कम हुई। पोस्ट ऑपरेटिव जो सेंसिटिविटी थी वो भी काफ़ी कम होनी शुरू हुई, माइक्रो लीकेज कम हुआ, रिकरेंट केरीज कम हुई और फिर दोबारा कंपोजिट एज ए फिलिंग मटेरियल का दौर डेंटिस्ट्री में वापस आया। एक बढ़िया रेजन मैट्रिक्स जिसे हम बिस्गमा कहते हैं, बिस्फेनॉल ग्लाइसिडाइल मीथाक्राइलेट
डेंटिस्ट्री में एंटर हुआ, उसमें कपलिंग एजेंट डाले गए, उसमें फिलर्स डाले गए और इस फॉर्मूले को बिस्गमा प्लस कपलिंग एजेंट प्लस फिलर्स को RL बोवन फार्मूला या बोवन फार्मूला कहा गया। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपोजिट है वो एक बोटेनिकल टर्म है, लेकिन अगर मेटलर्जी में इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इसको कुछ ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि कंपोजिट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स हैविंग केमिकली डिस्टिंक्ट इंटरफेस बिटवीन देम। डॉक्टर एनुसा वाइस ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि कंपोजिट मटेरियल इज़ ए कंपाउंड ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्टली डिफरेंट मटेरियल्स with properties that are superior to or intermediate to those of the individual constituents। लेकिन इन सब में बोवन फार्मूला सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कंपोजिट इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क है। अनेक संसार की कंपनियां आज उसी फार्मूले को यूज़ करके कंपोजिट मटेरियल डेंटल सर्जन्स तक पहुंचा रही हैं और वो यह दावा कर रही हैं कि उनका कंपोजिट बाकी कंपोजिट से बेहतर है। आप भी अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे कि हर तीसरे दिन किसी न किसी कंपनी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके क्लिनिक में आ रहा है। वो आपके सामने ये दावा कर रहा है कि जो उसकी कंपनी का कंपोजिट है वो सबसे बेस्ट है। कई बार तो वो आपका टीचर ही बन जाता है, वो आपको कंपोजिट के बारे में ज्ञान देना शुरू कर देता है। इसीलिए आज के मेरे इस लेसन का ये भी मकसद रहेगा कि आपको लगभग इतना अच्छा कंपोजिट के बारे में बेसिक ज्ञान हो कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे ऊपर कंपोजिट के बारे में बात ना कर सके, वो रादर आपसे कुछ गेन करके ही आपके क्लिनिक से बाहर निकले। मेरे प्यारे बच्चों, एक आदर्श डॉक्टर में 3 A होने चाहिए। पहला A है एफिलिएटेड, सेकंड है अवेलेबल और थर्ड है अफोर्डेबल। इन 3 A's में सबसे पहला A बहुत इम्पोर्टेंट है। जो क्वालिफाइड बंदा होता है, जो एफिलिएटेड डॉक्टर होता है, उसको पता होता है कि वो कौन सा प्रोसीजर क्यों कर रहा है। और जो आपके साथ जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, बेशक वो अनक्वालिफाइड हैं, RMP हैं, वो भी सेम प्रोसीजर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो यह क्यों कर रहे हैं। इस क्यों का हमारी लाइफ में उत्तर मिलना बहुत बढ़िया बात है। ये क्यों ही हमें उन लोगों से ऊपर उठाती है। इसलिए आज मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको कम से कम ये पता हो कि आपके पास जो कंपोजिट सिरिंज है उसकी कंपोजिशन क्या है। आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा रेजन मैट्रिक्स है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, कौन सा फिलर है, कौन सा कपलिंग एजेंट है, कौन से इसमें कलरिंग एजेंट हैं, इनिशिएटर्स क्या हैं, एक्सेलरेटर्स क्या हैं। यही वो ज्ञान है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, यही वो ज्ञान है जो आपको एक ऑर्डिनरी डेंटिस्ट से एक स्मार्ट डेंटिस्ट बना देगा। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैं अभी बोल के आया हूँ कि रेजन मैट्रिक्स है। जो अर्लियर रेजन मैट्रिक्स थे उसमें जो बिस्गमा यानी बिसफिनॉल ग्लाइसिडाइल मीथा एक्रिलेट जो एक इम्पॉर्टेंट मोनोमर था जो कंपोजिट में एज ए मैट्रिक्स यूज़ होता आ रहा है। इसकी लेकिन विस्कोसिटी ज़्यादा थी। इसका जो विस्कोसिटी थी या इसका जो विस्कस होना था, इसकी मैनिपुलेशन जो कई कैविटीज़ में बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी। जो हम
प्रेप करके इसको फिल करने की कोशिश करते थे। अगर कंपोजिट में सिर्फ बिस्गमा था तो उसकी मैनिपुलेशन में डिफ़िकल्टी थी, तो उसकी विस्कोसिटी को संतुलन में करने के लिए यूडमा यानी यूरेथेन डाई मीथाक्राइलेट तथा टेगडमा यानी ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल मीथाक्राइलेट की यूज़ डेंटिस्ट्री में हुई। ख़ास तौर पर टेगडमा, बिस्गमा और टेगडमा की जो कॉम्बिनेशन है एज ए मैट्रिक्स बड़ी पॉपुलर है डेंटिस्ट्री में। आमतौर पर जो ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं उनमें बिस्गमा और टेगडमा की जो रेशो है वो 3:1 है। कई ऐसे भी कंपोजिट हैं जिसमें जो रेशो है 1:1 है, लेकिन जो विस्कोसिटी हमारे सामने इनकी कॉम्बिनेशन से आई वो बहुत ही खूबसूरत थी, वो बहुत ही खूबसूरत है, एक्सीलेंट है। हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी इंजॉय कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से इसको एज ए स्कल्पेबल मटेरियल अपनी फिलिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं और बेहतर रिज़ल्ट आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। एक बेहतरीन एस्थेटिक फिलिंग आप उनको दिखा सकते हैं। प्रिय बच्चों, जो टेगडमा है वो किसी भी कंपोजिट की पॉलीमेराइजेशन श्रिंकेज बढ़ाता है। आजकल रिसेंटली एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स कंपोजिट मटेरियल में यूज़ हो रहे हैं, लाइक स्पायरो ऑर्थोकार्बोनेट विद एपॉक्सी रेजन्स। लेकिन जो बिस्गमा और टेगडमा की अगर अच्छा अनुपात वाला कंपोजिट मटेरियल है तो वो कंपोजिट मटेरियल बेस्ट है। जो रिप्रेजेंटेटिव बैग लेकर आपके सामने बैठा है, आप उससे इंक्वायर कर सकते हो कि उसकी कंपनी कौन से मैट्रिक्स को यूज़ करती है। आपके इस एक क्वेश्चन से आप उस रिप्रेजेंटेटिव को बड़े उच्च स्तर पर इम्प्रेस कर सकते हैं और रादर वो रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा आपके सामने हिचकिचाएगा, शेकी हो जाएगा। मैंने कई बार देखा है कि कई बार रिप्रेजेंटेटिव को अपने हेड ऑफिस बॉस से बात करनी पड़ती है कि फ़लाँ डेंटिस्ट कुछ कंपोजिट हमारे कंपोजिट के बारे में ऐसी इंक्वायरी मांग रहा है। तो चलिए अब कंपोजिट के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की ओर अपना ध्यान लेकर जाते हैं। कंपोजिट का जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है फिलर। फिलर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कंपोजिट को रिजिडिटी देता है, हार्डनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है, कंपोजिट को रीइंफोर्स करता है। कंपोजिट में पॉलीमेराइजेशन श्रिंकेज को कम करता है तथा अन्य जो साइड इफ़ेक्ट हैं श्रिंकेज के, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, माइक्रो लीकेज, उसको ना के बराबर कर देता है। प्रिय बच्चों, पहले पहल जो फिलर यूज़ हुआ वो था क्वार्ट्स। क्वार्ट्स केमिकली मेड फिलर था। क्वार्ट्स में एक साइड इफ़ेक्ट जो है, क्वार्ट्स की जो एक ड्रॉबैक है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी कंपोजिट में रिक्वायरमेंट भी है, इसको फाइन पार्टिकल्स में नहीं किया जा सकता। इसको माइक्रोन या सब माइक्रोन लेवल तक जो इंडस्ट्री है वो नहीं लेकर जा सकती। सो इसलिए ये जो फिलर था तो बड़ा अच्छा, जो बड़ी अच्छी हार्डनेस और स्ट्रेंथ कंपोजिट को देने वाला था, लेकिन क्योंकि इसके स्मॉल पार्टिकल्स नहीं हो सकते थे, ये पॉलिशेबल नहीं था। और जब कंपोजिट में एज ए फिलर इसको यूज़ किया गया तो फिलिंग के बाद जो फिल्ड टूथ है वो अपोजिट टूथ की जो अब्रेजन है वो बड़ी फास्ट गति से करता था। तो इसलिए इसमें ये दो ड्रॉबैक्स कि एक तो इसको पॉलिश नहीं किया जा सकता था, ये इतना एस्थेटिक नहीं था, दूसरा ऑपोजिट दांत को ये अब्रेड कर रहा था, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी एज ए फिलर धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इसको रिप्लेस किया सिलिका ने, जो एक बेहतरीन
और एक्सीलेंट फिलर पार्टिकल कंपोजिट में सिद्ध हुआ। और कंटेम्परेरी जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उसमें भी आज इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सिलिका प्योर फॉर्म में यूज़ हो सकता है, सिलिका फ्यूम्ड या फ्यूज्ड फॉर्म में यूज़ हो सकता है, वो प्रेसिपिटेटेड हो सकता है, वो पायरोजेनिक हो सकता है। और जो प्रेसिपिटेटेड में है उसमें बेहतरीन इसकी जो फॉर्म है वो है कोलॉइडल सिलिका। एल्यूमिनोसिलिकेट और बोरोसिलिकेट इसकी बेहतरीन उदाहरण है। ये इन्फोर्समेंट तो कंपोजिट को करती ही करती हैं, लेकिन इनकी जो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी है, जो इनकी हाई ट्रांसमिशन है ऑफ लाइट, ये कंपोजिट को बेहतरीन एस्थेटिक मटेरियल के रूप में हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेश कर सकती हैं। इसके अलावा टीसीपी लाइक ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, जिरकोनियम डाइऑक्साइड पार्टिकल्स भी एज ए फिलर ट्राई किए गए। और रिसेंटली प्रिय बच्चों, आजकल फ्लोराइड कंटेनिंग यानी यट्रियम ट्राईफ्लोराइड और यट्रिबियम ट्राईफ्लोराइड भी एज ए फिलर मटेरियल्स जो हैं वो ट्राई किए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको ग्लासेस की विशेषता दसना चाहता हूँ कि जो ग्लास हम एज ए फिलर मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कंपोजिट में जो ग्लासेस यूज़ हो रहे हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, डेंटिन का 1.52 है और एनामल का 1.62 है। सो इसलिए ट्रांसल्यूसेंसी के अलावा जो ग्लासेस फिलर पार्टिकल्स हैं उसमें यह बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे टीथ के टिश्यूज से कंपैटिबल है। वो बेटर एस्थेटिक जो परफॉर्मेंस है वो पेशेंट के सामने हमारी पेश कर सकता है। इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि बिस्गमा और सिलिका की जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। प्रिय बच्चों, जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिट का इम्पॉर्टेंट है, जो मैं सोचता हूँ जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, वो है कपलिंग एजेंट। एक ऐसा केमिकल जो रेज़न और फिलर को जोड़ता है, जो रेज़न और फिलर के बीच में जो होने वाली पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है उसको कंपनसेट करता है, जो रेज़न और फिलर के बीच में जो मॉइस्चर ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन जो पैदा होने वाला है उसको, उसमें वो हाइड्रोलिटिक की प्रॉपर्टी जो है वो अपनी दिखाता है, उसको हम कपलिंग एजेंट कहते हैं। ये एक तरफ तो आपके रेज़न के साथ बॉन्ड करता है, दूसरी तरफ यह आपके फिलर के साथ बॉन्ड करता है और एक बेहतर जो उन दोनों की इंटीग्रेशन है वो कंपोजिट में पैदा करता है। जो ऑर्गेनिक साइलेंस हैं उनको कंपोजिट्स में एज ए कपलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ज़रूरी नहीं है आपको जानना, लेकिन फिर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि अल्फ़ा मेथाक्रोक्सी प्रोपाइल ट्राईमेथॉक्सी एक ऐसा केमिकल है जिसको एज ए कपलिंग एजेंट कंपोजिट में यूज़ किया जाता है, जो बहुत पॉपुलर है। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से यह भी इंक्वायर कर सकते हो कि आपका कंपोजिट सिस्टम कौन सा कपलिंग एजेंट यूज़ कर रहा है। जो चौथा बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कलरिंग एजेंट। क्योंकि हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री को डील कर रहे हैं, हमने जो स्माइल डिज़ाइन करनी होती है पेशेंट की, इसलिए जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कंपोजिट सिस्टम में भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। आमतौर पर जो ह्यूमन टूथ है वो ग्रे से लेकर येलो के बीच में जो उसके शेड्स हैं ह्यूमन टूथ के आते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं
जो 0.001 to 0.007% बाई वेट कंपोजिट में यूज़ किए जाते हैं कंपोजिट को अनेक कलर देने के लिए। अब इसकी कंपोजिशन के एंड में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान इनिशिएटर्स और एक्सेलरेटर्स के बारे में देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रिय बच्चों, जब से लाइट क्योर कंपोजिट हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आई है तो कंपोजिट को इसने जीनत पर पहुंचा दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हमें इसके बारे में होना चाहिए। जो कन्वेंशनल कंपोजिट है उसमें जो इनिशिएटर है, जैसे कि हमने अपनी BDS क्लासेस में पढ़ा है कि वो बेंजोइल पेरोक्साइड ही होता है, और जो लाइट क्योर कंपोजिट हैं उनमें जो इनिशिएटर्स हैं वो बेंजोइल मिथाइल ईथर तथा CQ, आपने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है जो फोटोन सेंसिटिव मोनोमर होता है, जो जिसकी क्योरिंग, जो इनिशिएशन जो है क्योरिंग की, वो लाइट से होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार आपकी फिलिंग में एंड में हल्की सी येलो लाइंस या येलो कलर आना शुरू होता है। वो लगभग इसी कंपाउंड के कारण होता है, CQ के कारण ही होता है, जिसको हम कैम्फोरोक्विनोन बोलते हैं। अगली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि इसके येलो कलर से कैसे निजात की जा सकती है। और कंपोजिट में जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एक्सेलरेटर। आप सब जानते हैं कि जो कन्वेंशनल कंपोजिट में हमें जो पढ़ाया गया है वो एक्सेलरेटर आमतौर पर टर्शरी एमीन ही होता है, जैसे डाईमिथाइल पीटोलिडीन। और जो लाइट क्योर है उसमें जो एक्सेलरेटर है वो है डाईमिथाइल एमाइनो इथाइल मीथाक्राइलेट। डाईमिथाइल पीटोलिडीन में भी ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये प्री मैच्योर सेट होता है और फिलिंग को डिस्कलरेशन देता है। इसीलिए डाईमिथाइल पीटोलिडीन को पीटोलिडीन सल्फिनिलिक एसिड के साथ पहल रिप्लेस कर दिया गया था। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा प्रिय बच्चों कि कंपोजिट को कैसे भरना है, इसको कब भरना है, ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन हमारे कंपोजिट में क्या है ये भी ज़रूरी है। यह आपको अगर आपको इसका ज्ञान है तो यह आपको अन्य डेंटिस्ट से, अन्य लोगों से स्मार्ट बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। कैसे और क्यों दो शब्द हैं। कैसे तो सबको पता है, लेकिन क्यों है यह केवल आपको पता होगा। अब अंत में मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा कंपोजिट की एवोल्यूशन के बारे में भी पता हो। कन्वेंशनल कंपोजिट ने कब माइक्रोफिल्ड कंपोजिट का रूप ले लिया, कन्वेंशनल कंपोजिट ने कब हाइब्रिड कंपोजिट का रूप ले लिया, कन्वेंशनल कंपोजिट कब फ्लोएबल बन गया और कन्वेंशनल कंपोजिट कब पैकेबल बन गया। अगर इसका ब्रीफ ज्ञान आपको होगा तो आपकी प्रैक्टिस में यह एक बेहतर रोल अदा करेगा। कंपोजिट में कैविटी प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए, कंपोजिट की कैविटी में इंसर्शन कैसे होनी चाहिए, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, जनरो डेंटिस्ट्री चैनल के साथ जुड़े रहें। अगला लेसन इसी के बारे में आने वाला है। बहुत सी ऐसी बातों का मैं जवाब देने वाला हूँ कि कैविटी प्रेपरेशन में डॉक्टर GV ब्लैक के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए या एक मॉडिफाइड कैविटी होनी चाहिए, बेवल्स यूज़ करने चाहिए, बेवल्स को एनामल के साथ मर्ज करना चाहिए, क्लास 2 कैविटी में ओनली बॉक्स बनाना चाहिए या अक्लूजल सरफेस को इंक्लूड करना चाहिए, आदि आदि। धन्यवाद प्रिय बच्चों। सदाचारी बनिए, निडर हो जाइए, निरपेक्ष हो जाइए, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाइए। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो।